हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 आत्मकथ्य। इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को हम प्रीवियस की वीडियो में डिटेल पूर्वक पढ़ा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दी हुई है। बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले आत्मकथ्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह कविता कब और कैसे लिखी गई? हंस पत्रिका में एक विशेषांक निकला जिसमें सभी कवि अपनी अपनी आत्मकथाएं लिख रहे थे। इसी संदर्भ में प्रसाद जी के कुछ मित्रों ने भी उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, परंतु प्रसाद जी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार न थे। मित्रों के साथ इसी तर्क वितर्क के परिणाम स्वरूप इस कविता का जन्म हुआ। आत्मकथ्य शीर्षक वाली यह कविता सन 1932 ईस्वी में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। बच्चों, हंस पत्रिका का संपादन 1930 में प्रेमचंद जी ने किया था। छायावादी शैली में रचित इस कविता में कवि ने अपने जीवन के अभावपूर्ण यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। बच्चों, प्रसाद जी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। उनके जीवन में एक से बढ़कर एक दुखद घटनाएं हो चुकी थी। जब उन्हें आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगी। वे सोचने लगे, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप का अर्थ होता है बच्चों भंवरा। कवि सोच रहे हैं कि जिस तरह भंवरा फूलों के आसपास गुंजार करता हुआ मंडराता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भंवरा भी न जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि फूलों के आसपास भंवरा करके आवाज करता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाह रहा है। इसी प्रकार कवि का मन रूपी भंवरा भी गुनगुना रहा है, लेकिन उसे कवि समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या कहना चाह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब कवि मुरझाई हुई पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो आज कितनी असंख्य पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर रही है, अर्थात इनका जीवन काल समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वृक्ष में भी कभी हरी भरी पत्तियों के समान सुख और आनंद था, लेकिन उन खुशियों की जगह आज निराशा ने ले ली है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब कवि कहते हैं, हिंदी साहित्य के इस गंभीर अनंत नीले आकाश में न जाने कितने ही असंख्य कवियों का जीवन इतिहास आत्मकथाओं के रूप में मौजूद है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्यमलिन उपहास। इस संसार में ऐसे कितने ही लोग हैं जो उन महान कवियों की आत्मकथाओं को पढ़कर उनका उपहास उड़ाते हैं, अर्थात उनका मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। अपनी कमियां कोई नहीं देखता है, दूसरे की कमी को देखकर सभी मजाक बनाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब कभी अपने मित्रों से कह रहे हैं, इस कड़वे सत्य को जानकर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपनी जीवन की दुर्बलताओं और कमियों को आत्मकथा में लिख दूं। जो मेरे साथ बीता है उसे लिखकर सबको बताऊं और वे सभी लोग मेरी आत्मकथा को पढ़कर फिर से मजाक बनाएंगे।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम्हें यह सब सुनकर सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा कि मेरी जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, अर्थात उसमें सुख और आनंद रूपी रस बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कमी को न देखकर दूसरे की छोटी छोटी कमियों का मजाक बनाते हैं। अब देखते हैं बच्चों, इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य मधुर गुनगुनाकर इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ पर एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती है, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तुम सुनकर सुख पाओगे, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि 100 वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। साथ ही बच्चों, इस पंक्तियों में वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात कवियों का दुख झलक रहा है। अब देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि को जब आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगी। वे सोचने लगे कि जिस तरह से भंवरा फूलों के आसपास गुंजार करता हुआ मंडराता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भंवरा भी गुनगुन करता हुआ न जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। आगे झड़ते हुए पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वृक्ष में भी कभी हरी भरी पत्तियों के समान सुख और आनंद था, लेकिन वे सब खुशियां भी इन मुरझाई हुई पत्तियों की तरह समाप्त हो गई है, क्योंकि आज उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है। हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर नीले आकाश में न जाने कितने ही कवियों व लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथाओं के रूप में मौजूद है। इस संसार में आज यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जो उन महान लेखकों व कवियों की आत्मकथाओं को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों से भरी हुई अपनी जीवन की कथा को लिख दूं, जो मेरे साथ बीता उस सब के बारे में लिखकर लोगों को बताऊं और फिर अपना मजाक उड़ाऊं। कभी फिर अपने मित्रों से पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें यह सब सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, अब उसमें कोई भी खुशी या आनंद रूपी रस नहीं है। बच्चों, अब पढ़ते हैं आत्मकथ्य कविता की अगली पंक्तियाँ। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। इन पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी, जिसे पढ़कर कहीं तुम ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो रस और आनंद था उसे तुमने ही खाली कर दिया हो। अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले, और उन सभी रसों को लेकर अपने जीवन रूपी गागर में भर दिया हो। कहीं तुम अपने आप को मेरे दुखों का कारण न समझो, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब कवि कह रहे हैं, यह कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं आत्मकथा लिख सकूं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। हे मेरे सरल मन, आत्मकथा लिखकर मैं किस प्रकार तुम्हारी हंसी उड़ा सकता हूँ, अर्थात मैं किस तरह से तुम्हारी मजाक बना सकता हूँ। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। अब कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भूलें, धोखे और गलतियाँ की है,
उन सभी को मैं कैसे किसी और को दिखला सकता हूँ। अर्थात मेरा जीवन भूलों, अभावों और दुखों में व्यतीत हुआ है। कैसे मैं आत्मकथा में लिखकर किसी और को उन्हें दिखला सकता हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी कुछ खुशियों के पल आए थे, जिन्हें मैं उज्जवल गाथा के रूप में देखता हूँ। अर्थात वे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पलों को उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। मधुर चांदनी रातों की। अब कवि कह रहे हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए मधुर बातें की थी। उन निजी पलों को मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वही यादें तो अब मेरे जीवन जीने का सहारा है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब कवि कह रहे हैं, मैंने जिस सुख का स्वप्न देखा था वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह खुशियाँ तो मेरे जीवन में आते आते मेरा आलिंगन करते हुए मुस्कुराकर भाग गई। अर्थात मेरी प्रेयसी कुछ पलों के लिए मेरे साथ रही और फिर मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले गई। बच्चों, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 15 साल के हुए तो उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। सहारे के लिए घर में एक भाभी ही थी। जब वे 18-19 साल के हुए तो 1908 में उनकी शादी विध्वंसी देवी से हुई। वे पल उनके जीवन में खुशियां लेकर आए, लेकिन ये खुशियां अधिक देर तक उनके साथ नहीं रही। 1916 में क्षय रोग से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस बीच में जो पल उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, उन्हीं पलों को वे उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर घड़े में जो सुख, खुशियाँ और आनंद रूपी रस थे, वे सभी तुमने ही खाली किए हों और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो। अर्थात कहीं तुम मेरे दुखों का कारण अपने आप को न समझो, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। यह कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। हे मेरे सरल मन, आत्मकथा लिखकर किस प्रकार तुम्हारी हंसी उड़ा सकता हूँ। मैं अपने जीवन की भूलें या गलतियाँ और धोखे किस प्रकार औरों को दिखला सकता हूँ। अर्थात मेरा जीवन तो गलतियों और दुखों से भरा हुआ है, उसका किस प्रकार अपनी आत्मकथा में उल्लेख कर दूं। मेरे जीवन में भी कुछ खुशियों के पल आए थे, मैं उनकी उज्जवल गाथा भी किस प्रकार कह सकता हूँ। अर्थात वे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते। आगे कवि कहते हैं, चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियाँ ही तो अब मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में सुख का जो स्वप्न देखा था वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात मेरा जीवन तो सर्वथा अभाव से ही ग्रस्त रहा। सुखी जीवन का स्वप्न तो मेरे पास आते आते मेरा आलिंगन करते करते मुझसे दूर हो गया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे काव्य की अगली पंक्तियाँ, जिसमें उन्होंने अपनी प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से
प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि अपनी प्रेयसी को याद करते हुए कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि अपनी प्रियतमा को अनुपम सुंदरी बताते हुए कहते हैं कि जिसके लाल गालों की लालिमा से ही प्रेम भरी उषा भी लालिमा ग्रहण करती थी, इसलिए वह भी मेरी प्रियतमा के सौभाग्य को प्राप्त करके उसी के समान मधुर, सुंदर और मनमोहक बन गई थी। अर्थात मेरी प्रियतमा इस प्रकृति में सबसे अधिक सुंदर थी। उषा का अर्थ होता है बच्चों प्रातःकाल सूर्य उदित होने से पहले का समय। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। मैं इस जीवन रूपी यात्रा में एक थके हुए पथिक की तरह हूँ। वे अपने दुखी जीवन को उन्हीं यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वही यादें तो अब मेरे जीवन जीने का सहारा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। हे मित्रों, क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और मेरी आत्मकथा को पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो? लेकिन मैं अपनी यादों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन बहुत छोटा है, उसकी बड़ी बड़ी कथाएं आज मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं की है जिसे आत्मकथा के रूप में लिखकर सबको बताऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या तुम लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं चुपचाप रहकर शांति से औरों की कथाओं को सुनता रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब कवि कह रहे हैं कि हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली दुख भरी कथा को सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मेरी दृष्टि में अभी इसका उचित समय नहीं है जिसमें मैं आत्मकथा लिखूं। मेरे हृदय में अभी मेरी प्रियतमा की सभी यादें सोई पड़ी हुई है, उन्हें मैं जगाना नहीं चाहता। अर्थात आप लोगों को मेरी आत्मकथा पढ़कर दुख और अवसाद के कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चों, अब पढ़ते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि अपनी प्रेयसी को याद करते हुए कहता है कि मेरी प्रियतमा ऐसी अनुपम सुंदरी थी कि उसके लाल गालों की लालिमा से ही प्रेममयी उषा ने लाली ग्रहण की थी, इसलिए वह भी मेरी प्रिया के सौभाग्य को प्राप्त करके उसी के समान मधुर और मोहक बन गई थी। आशय यह है कि मेरी प्रियतमा प्रेममयी उषा से भी अधिक सौंदर्यमयी और मोहक थी। कवि आगे कहते हैं कि अब तो वे जीवन रूपी रास्ते में एक थके पथिक की भांति है। वे अपने दुख भरे जीवन को उन्हीं यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो? लेकिन मैं अपनी यादों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। मेरा जीवन बहुत छोटा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे लिखूँ? अर्थात मेरे जीवन की कहानियाँ जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। क्या तुम्हें यह ठीक नहीं लगता कि मैं चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की आत्मकथा को सुनूं? अंततः कवि कहते हैं कि हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली साधारण सी दुख भरी कथा को सुनकर क्या करोगे?
मेरी दृष्टि में अभी वह उपयुक्त समय नहीं आया कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। प्रियतमा से संबंधित मेरी मौन पीड़ा अभी मेरे हृदय में सोई पड़ी है। उसे फिर से जगाकर मेरे हृदय की पीड़ा को तुम क्यों जगाना चाहते हो? यही तो मेरी आत्मकथा में तुम्हें पीड़ा, दुख और अवसाद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कविता पर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।